Okay, functional level strategy is a response to operational level strategy. बेसिकली जो फंक्शनल लेवल जो स्ट्रेटेजी होती है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी से। हाँ, ये एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, उसको हम बोल सकते हैं। तो जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी होती है, बेसिकली ऑपरेशन जिससे हमारा बिजनेस क्या है या कंपनी जिससे क्या होती है, चलती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं क्या? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, लेट मी एडजस्ट द सीट। ओके, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, इसको हम बेसिकली किससे कोरिलेट करते हैं? ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। ओके, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगा? फंक्शनल एरिया है जो फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सच है, जैसे क्या हम बोल सकते हैं, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया या पब्लिक रिलेशन हो गया। तो बिजनेस कैसे इसको क्या है मैनेज करेगा? बिजनेस कैसे मैनेज करेगा? मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगा? इसमें बेसिकली क्या मतलब कैसे फंक्शन करेगा, क्या काम करेगा, इसमें कितना रिक्वायरमेंट है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है। ठीक है, रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेट किससे साथ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें रहती है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में बेसिकली हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्या? मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग, फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन, then logistic, then R&D, then HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अंडर द, ठीक है, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि मार्केटिंग का इशू हो गया या मार्केटिंग का प्रोसेस। ठीक है, मार्केटिंग का, ठीक है, इशूज है मार्केटिंग का प्रोसेस, कैसे हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बेसिकली जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे या प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें डिसाइड करते हैं? मार्केटिंग में। ओके, मार्केटिंग इशूज और मार्केटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, और बेसिकली जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होगा, ठीक है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कस्टमर को कितना क्रेडिट देना चाहिए, टू डिसाइड द क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर। ओके, एंड प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोवर, हमें प्राइस लीडर बनना है या प्राइस फॉलोवर बनना है। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, अब उस मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहा है, आप उससे ज्यादा चार्ज करके क्या करने वाले हो? सेल करने वाले हो या उससे बिलो सेल करने वाले हो? ओके, तो क्या है यहाँ पे डिसाइड करना है? क्रेडिट लिमिट टू कस्टमर, क्रेडिट लिमिट टू कस्टमर, प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोवर, डिसाइड ऑन टाइप ऑफ वारंटी। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे क्या डिसाइड कर लगे हो? क्रेडिट लिमिट इसमें मार्केटिंग में, देन प्राइस डिसाइड करोगे, प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोवर, देन वारंटी कैसे आप डिसाइड करते हो कितना वारंटी देना है। ठीक है, देन रिवॉर्ड सेल्स प्रोस। ठीक है, सेल्स को आप कैसे प्रमोट करने वाले हो, सेल्स को आप कैसे प्रमोट करने वाले हो, ऑल। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड रहेगी? मार्केटिंग में। ओके, इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में जो रहेगा फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी।
ओके, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में यहाँ पे जो है इसका मेन एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 के एलिमेंट होता है। क्या? अक्वायरिंग कैपिटल, इसमें बेसिकली 4 जो है मेन एलिमेंट होते हैं, 4 मेन एलिमेंट। ओके, अगर इसमें 1 देखेंगे, नंबर ए अक्वायरिंग कैपिटल, कैपिटल कहाँ से अक्वायर करने वाले, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, सोर्सेस मिक्सिंग ऑफ कैपिटल। देन दूसरा आता है इसमें नंबर 2, ओके, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा किधर से आएगा किधर से जाएगा, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अक्वायरिंग कैपिटल मतलब ये क्या, सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा। देन मिक्सिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएगी, अक्वायरिंग कैपिटल। देन इसमें नेक्स्ट आता है थर्ड, यूजेज ऑफ फंड, फंड का कैसे आप यूज करोगे, यूजेज ऑफ फंड, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट को कितना अलोकेट करोगे यहाँ पे, क्योंकि फंड्स के बिना, फाइनेंस के बिना बिजनेस रन करना, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं। देन इवेल्युएशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का टाइम टू टाइम क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस। ओके, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया था, अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, ठीक है, उसका टाइम टू टाइम क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। या कोई आप प्रोडक्ट बना ही रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना रहा है, मटेरियल का जो चार्जेज है, मे बी इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस अप हो जाए या डाउन हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जो है सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उन्होंने क्या किया है, चार्जेस बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली वहां पे फाइनेंस ज्यादा लगने वाला है। मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो फाइनेंस ज्यादा लगने वाला है। पेट्रोल डीजल किसे अगर सपोज क्या है, प्राइस बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट हो जाएगा क्या, इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ तो मटेरियल जो आ रहा है, ठीक है, उसका उसके साथ साथ उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा जो प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, इवैल्यूएशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी था। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ओके, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। तो बेसिकली ये जो है डील करता है किससे, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें आप ध्यान में रखोगे। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए प्रोडक्शन में, यस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को R&D करने की क्या जरूरत है सॉरी, एनीवन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को R&D करने की क्या जरूरत है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, चलो ठीक है, प्लानिंग के थोड़ी करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो फॉलो करेंगे। देन R&D करने की क्या जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, यस, एनीवन, ओके, इनोवेटिव प्रोडक्ट, ओके, वेरी गुड, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हैं, वेस्टेज कम करने के लिए, यस और नो, ये सारी चीजें अप्लीकेबल होगी कि नहीं, ठीक है। क्वालिटी क्या है, इंप्रूव करने के लिए, वेस्टेज कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, ये सारी चीजें हैं। और हैंडलिंग जो होता है, बेसिकली आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए, हाँ, उस पर प्रोसेस लिखा होता है,
ठीक है, ये सारी चीजें हैं। साइज हो गया, अगर सपोज बड़ा प्रोडक्ट हो उसको पैकिंग करने के लिए भी क्या है, पैकिंग का जो मटेरियल वो भी ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। आप जैसे देखो मोबाइल का ही देख लो, हाँ मोबाइल में पहले जो है मेमोरी कार्ड जो लगता था, याद है किसी को? हाँ 512 या आई थिंक 256 MB में आता था, कितना बड़ा होता था? यस 256 MB, बरोबर ना? एक बड़ा सा चिप जैसा होता था, बरोबर। जैसा हमारा अप्रोक्स हम बोलते हैं ना क्वाइन है थोड़ा, लेकिन वो क्या इसमें आता था स्क्वायर में ऐसा, या रेक्टेंगल शेप में थोड़ा ऐसा, बरोबर है, उतना बड़ा लगता था। और वो भी कितना होता था? सिर्फ 256 या 512 MB में होता था, जीबी तो छोड़ो। अभी कितना माइक्रोचिप आती है, कितना, ठीक है, टीबी में आती है। जीबी छोड़ो, अभी किस में आ जा रहा है? टीबी में। तो R&D के वजह से है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वजह से है। ये सारी चीजें इसमें प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में इंक्लूड होती है। तो उसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, कितना अलोकेट करना है, कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, और प्रोडक्शन सिस्टम में अगर आप इसमें कंसर्न करोगे, अगर इसमें जैसे हमने यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्या है? R&D, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, तो प्रोडक्शन सिस्टम में आप देखोगे प्रोडक्शन कैपेसिटी, लोकेशन, लेआउट, प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो होता है, देन डिजाइन, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किसमें? प्रोडक्शन सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। क्या क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी जो है फैक्ट्री है, जो यूनिट 100% लेवल पे काम कर रही है क्या? ठीक है, 100% मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी भी क्लास में, सिंपल एग्जांपल, किसी भी क्लास में 50 बेंचेज हैं, उसमें हर बेंच पे 2 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम 2 अलाउ करते हैं, तो 50 में कितना? 100। तभी उस क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं क्या, कि 60 बैठ रहे हैं, 70 बैठ रहे हैं? 60 बैठ मतलब 70% कैपेसिटी यूज हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला प्रोडक्शन कैपेसिटी, यूनिट, जो फैक्ट्री की जो यूनिट है या का, ठीक है, कंपनी की जो यूनिट है उसमें कितना परसेंट कैपेसिटी उसका यूज हो रहा है, फुल लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है। लोकेशन, लेआउट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, डिजाइन, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, है सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। और जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में अगर आप देखोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग में या आप प्रोडक्शन कंट्रोल में, तो मटेरियल सप्लाई, इन्वेंट्री, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ये सारी चीजें आप वहां पे प्लानिंग में देखोगे, ठीक है। प्लानिंग में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो? ओके, कंट्रोल, मटेरियल सप्लाई, इन्वेंट्री, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, ये सारी चीजें किसमें? प्रोडक्शन प्लानिंग में। देन आता है लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी। ओके, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, ओके, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, तो इसमें क्या बेसिकली हम लोग ऐड ऑन करेंगे? यस, एनीवन? ओके, लॉजिस्टिक मींस क्या? फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सोर्सेस टू डेस्टिनेशन। जो मटेरियल होगा, ठीक है, जो सोर्सेस है और डेस्टिनेशन, सोर्सेस है और डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेगा। इफेक्टिव सोर्सेस ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इफेक्टिव सोर्सिंग ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मटेरियल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी, ठीक है, कंपनी के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, फैक्ट्री है मुंबई में,
और मटेरियल बना रहे हैं किधर, बेंगलोर से। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज होगा? अगर फैक्ट्री मुंबई में मटेरियल मंगा रहे हैं कहाँ से, बेंगलोर से, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसमें। तो बेसिकली क्या देखना है कि नियर बाई में जहां पे हमारा मटेरियल है वहीं पे फैक्ट्री क्या करना है, सेटअप करना है, अगर कॉस्ट इफेक्टिव होता है तो। दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे कि अगर उस एरिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो फैक्ट्री सेटअप का वो कॉस्ट क्या हो जाएगा अगर प्रोडक्ट बन के आता है तो। और जहाँ पे लोकेशन है हमारा फैक्ट्री है मान लो, हाँ, फॉर फ्रॉम मटेरियल अवेलेबल, वहां पे कॉस्ट क्या है, सारी चीजें प्लानिंग के पार्ट है। ओके, तो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी में देखना है कि सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक मटेरियल कैसे पहुंचेगा। ओके, तो इसमें बेसिकली मटेरियल, सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल, मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, लोकेशंस देखना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे है, लोकेशन उसका मेन इंपॉर्टेंस प्ले रोल प्ले करता है। कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, कौन सा प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, ओके, मेथड ऑफ डिप्लॉइंग इन्वेंट्रीज, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी में देखना है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद का व्हीकल चाहिए या तो फिर आप रेंट पे लेते हो या लीज पे ले रहे हो, ये भी सारी चीजें लॉजिस्टिक में आएंगी, क्योंकि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ही और मटेरियल अवेलेबिलिटी इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में ही। ओके, इफेक्टिव सोर्सिंग ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने यहाँ पे भी देखा था सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, अब यहाँ पे R&D क्या है, ओवरऑल हो जाएगा। ओवरऑल मतलब क्या है, लॉजिस्टिक के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, डेवलप रोबोटिक और मैनुअल टाइप प्रोसेस, आप मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, रोबोटिक जैसे अभी बहुत सारी ये बड़ी बड़ी है जो हम बोल सकते हैं मोटर्स व्हीकल्स, जो कंपनी ऑटोमोबाइल, अब फैक्ट्री अगर यूट्यूब पे देखोगे वहां पे बहुत सारे रोबोटिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, बरोबर है, आता है, और ऑटोमेटिक वो मशीन क्या करती है, प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करती है। देखा है कि नहीं आपने यूट्यूब पे वीडियो ऐसा, कभी कभी न्यूज में हम जब आते हैं देखते हैं तो वहां पे लेस ह्यूमन बीइंग वहां पे डिप्लॉय करते हैं, मैक्सिमम रोबोटिक जो है, ठीक है। देन ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है, यूनिवर्सिटी रिसर्च या प्राइवेट रिसर्च, ये सारी चीजें इसमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। HR स्ट्रेटेजी, HR का काम क्या होता है, यस, ह्यूमन रिसोर्सेस, HR, HR का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट। तो किस टाइप का रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। अगर HR जो है उसका काम है रिक्रूटमेंट, उसके बाद भी उसका काम होता है HR का प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड, कंपनसेशन, ये सारी चीजें किसमें है, HR में ही इंक्लूड होती है। ओके, रिक्रूटमेंट से लेकर के ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड, कंपनसेशन, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। HR प्लानिंग, HR प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट जो आप बोल रहे हो, ओके। देन ट्रेनिंग, अगर कुछ नई मशीनरी आया या नया टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग, या मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, ये भी जरूरी है, यस और नो।
देन अप्रेजल, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ एम्प्लॉय कौन नहीं काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड दोगे, मोटिवेट होगा। यस, कंपनसेशन, ठीक है, जैसा हमने अभी कोविड का इसका एग्जांपल दिया था, टाटा कंपनी का। यस, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें, एचआर में आ जाएगी। प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड, कंपनसेशन। ओके, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, एक और यहाँ पे आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी में ये सारे, हाँ हमने कंटेंट देखा, मार्केटिंग, फाइनेंस, देन प्रोडक्शन, देन लॉजिस्टिक, R&D, HR। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट से आता है, क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, फाइनेंशियल, जो बेसिकली जो फाइनेंस, जैसा कि हम डिस्कस किए थे क्या, कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो ब्लड को कैसे, जैसे बॉडी में कितना सर्कुलेट, कहाँ पे कैसे करना, ये सारी चीजें, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग है, चलता है, बरोबर है। ठीक है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, डिजीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, डायबिटीज है, तो इन सारी चीजों के लिए क्या होती है, मेडिसिन देते हैं, ताकि जो है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, बरोबर है। ब्लड में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है तो बॉडी को फिर वापस क्या होती है, तकलीफ होने लगती है, फिर उसका मेडिसिन लो, चेकअप कराओ। तो अगर कुछ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले, ठीक है, डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, यस, बॉडी में अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, ब्लड टेस्ट करवा लो भाई, क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, जा रहा है, बरोबर है। ठीक है, वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो कैसे पता चलता है कि चलो पहले ब्लड टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट में अगर कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सेम वैसे ही बिजनेस का जो है, ठीक है, फाइनेंस पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फाइनेंस अगर प्रॉपर बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसका प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके, financial planning pertains only to the function of finance and includes the determination of the firm's financial objective. ओके, फाइनेंशियल पॉलिसी जो है कंपनी का, ठीक है, फंक्शन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है, फंक्शन ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस आएगा कहां से, डिटर्मिनेशन, एक्वायरिंग, कैपिटल आपका जनरेट कहां से होगा, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस, फोरकास्ट द एक्सटेंड टू द दीज रिक्वायरमेंट, आपको क्या है, फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में फाइनेंस कितना लगने वाला है। ठीक है, पहला क्या है, सोर्सेस आप देखोगे कि, ओके, सोर्सेस, सोर्सेस कहां से, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। फिर उसमें आप क्या करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें मिक्सिंग करना, कितना लगने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन फोरकास्ट, फ्यूचर में कितना लगने वाला है। ओके, देन, ठीक है, अभी इसमें आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सोर्सेज है, आपको इसमें बेस्ट प्लान क्या करना है, मिक्सिंग करना है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर जो हो गया, इसमें आपको जो बेस्ट मिक्सिंग करना है, मिक्सिंग मतलब क्या है, ओन फंड और बोरोड फंड। बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है लेकिन अलग अलग टर्म्स के लिए रिपीट हो रही है, यहाँ पे ध्यान में रखो, ओन प्लस बोरोड,
ओन प्लस ओड भी आप लिखोगे यहाँ पे, ओन प्लस ओड। तो कितना मिक्सिंग करना, मिक्सिंग मतलब क्या है, अगर आपको 10 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट है तो 5 लाख रुपीज लोगे, 5 लाख आपके पास है, 5 लाख बोरो करोगे, या आपके पास 7 लाख है, 3 लाख का बोरो करोगे, या आपके पास 10 लाख पूरा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, वहां से सिर्फ 7 लाख का ओन फंड कर रहे हो, 3 लाख का क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बोरो करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, टैक्स बेनिफिट मिलती है। इसके लिए हम पूरा का पूरा फाइनेंस खुद से नहीं फाइनेंस कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें टैक्स बेनिफिट खुद के फाइनेंस पे नहीं मिलती है, क्रेडिटर वाले फाइनेंस पे, ओड फंड पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलती है, जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट। ओके, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल रिजल्ट का, क्या आउटकम आ रहा है, कैपिटल बजटिंग, कितना पैसा लगने वाला है, ये सारी चीजें आप इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान, इसमें है एक पॉइंट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। पहला क्या है, कॉस्ट, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए कि मैक्सिमम कॉस्ट, कैसा अपने कोई कॉस्ट इफेक्टिव कैसा होना चाहिए, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अभी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखेंगे हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेस क्या है, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, अगर आप कोई भी सोर्सेस से अगर क्या है, कोई भी सोर्सेस से अगर कैपिटल अक्वायर कर रहे हो तो आप कंपेयर करोगे कि कौन सा सोर्सेस से हमारा क्या है, मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, देन सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, सिंप्लिसिटी, फाइनेंशियल प्लान जो होना चाहिए एकदम सिंपल होना चाहिए, कि किसी को भी मतलब, किसी को मतलब क्या, जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न है, ठीक है, मैन पावर है, उसको समझ में आना चाहिए। हाँ, इट शुड नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ दोज हु आर कंसर्न विथ इट। ठीक है, जो भी कंसर्न पर्सन है या स्टाफ है, उसके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ऐसा है। सबको, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न स्टाफ है, उसको वो प्लान समझ में आना चाहिए। ठीक है, ए बी। अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक बार बोलता है कि ठीक है हमें 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट 10 लाख वहां से प्रोवाइड कर दिया, बाद में अगर बोलता है कि ठीक है अभी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसके हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपीज और दे दो, तो और फाइनेंस डिपार्टमेंट डिनाई कर रहा है, बोला नहीं नहीं आपने 10 का डिमांड किया, हमने 10 दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जब रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू चेंजेस द सर्कमस्टांसेस, बेसिकली हम वो वर्ड यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चेंजेस, ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करना चाहिए। ओके, ऑप्टिमम रिस्क, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना कम रिस्क लेना, जितना जरूरी है उतना ही लेना है। मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क ले लो वो भी क्या है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, या रिस्क ही ना लो तो भी बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो रिस्क उतना ही लो जितना मतलब फर्म कैपेबल हो, आगे चल सके। बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैलेंस शुड बी मेंटेन, ओके, मेंटेन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में बैलेंस, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा रिस्क ले लोगे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, या कम रिस्क ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आपको ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी है। किसके अंडर में? प्रिंसिपल ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान, ऑप्टिमम रिस्क। देन प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी मेंटेन करके रखना है। सब कुछ किसके लिए हो रहा है? प्रॉफिट के लिए हो रहा है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। कॉस्ट विल बी लेस एंड देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉस्ट, फाइनेंस का कॉस्ट जितना कम होगा उतना प्रॉफिट आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस, हमने जैसा कि मिनिमम लिखा है, और प्रॉफिट शुड क्या होना चाहिए? मोर या मैक्सिमम, ओके। और यहाँ पे है रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट, ओके, रिटेनिंग या रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेनिंग प्रॉफिट मतलब क्या है ये? यस, एनीवन? रिटेनिंग प्रॉफिट मीन्स व्हाट? रिटेनिंग प्रॉफिट, रिजर्व्स, वेरी गुड। मतलब आप जो कंपनी जो है, ठीक है, जो कंपनी है जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। कुछ प्रॉफिट फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए क्या है? रिजर्व करके रखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द रिटेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट सारा आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट क्या करना है? एज ए सेविंग करके उसको रिजर्व्स करके रखना है कि फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी अराइज होता है, देन यू कैन यूज द दैट रिजर्व, ओके। तो ये पार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान, ओके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। दो ही ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है, इसमें बेसिकली ये ध्यान इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे ही ध्यान है कि प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। इन दिस अप्रोच एक्शन दैट इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, इन दिस अप्रोच एक्शन दैट इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करना है? इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, इंक्रीज प्रॉफिट,
ओके, ऐसा स्ट्रेटेजी है, ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, ओके, कि जहां पे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ओके। और इसमें जो है बेसिकली आपका जो ओनर है, ओनर को आपको ध्यान में रख के क्या करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। तो और दूसरा जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर आप देखोगे, ओके, यहां पे क्या होता है, इंक्रीज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, यहां पे जो आएगा वेल्थ इंक्रीज करना है, इंक्रीज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। दोनों में हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अभी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो, जियो कंपनी का एग्जांपल लिया था। इन केस अगर सपोज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसने जब सब्सिडरी कंपनी बनाया, कौन सा, जियो कंपनी, उसके लिए अप्रॉक्स कितना, हमने जैसा बताया था कि 2000 जो है 16 में 60 to 70,000 करोड़ इनिशियली लगा था, ठीक है। अगर वो रिजर्व करके नहीं रखती कंपनी, रिजर्व करके नहीं करती और वो प्रॉफिट क्या करती, डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो क्या होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। अब लेकिन कंपनी ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट अकुमुलेट करके रखा और एक सब्सिडरी कंपनी क्या किया, सेटअप किया, और वो कंपनी क्या कर रही है, वापस प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब पैसे से पैसे जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें जिसका रिलायंस इंडस्ट्रीज में जिसका शेयर्स है, अब उसका पार्ट क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सब्सिडी जियो हो गया, अब उसका भी उसमें वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर वो कंपनी लिस्टिंग होगी, रिलायंस जियो कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है, उसका वैल्यूएशन होगा, तो उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, जियो कंपनी का जो बेनिफिट होगा किसको मिलने वाला है, ऑफकोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर्स उनको ही मिलने वाली है, यस, ओके। तो इस वजह से उनका क्या हो रहा है कि जो शेयर्स का वैल्यू जो हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे अगर सपोज प्रॉफिट उसने क्या किया, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता, जितना कमा रहा है प्रॉफिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, कुछ पार्ट ही रिजर्व कर, यानी मैक्सिमम क्या प्रॉफिट अर्न करके देना है। दो टारगेट, एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे दो, और दूसरा क्या है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको क्या करो, वेल्थ में कन्वर्ट करो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके। बेसिकली ये जो होता है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। वापस हम उसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं, 60-70,000 करोड़ अकुमुलेट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितना साल लगा होगा, यस और नो, एक साल का तो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी का जितना प्रॉफिट है सारा का सारा रख नहीं सकती है। मान लो कंपनी 15 से 20 हजार करोड़ एक साल में कमाती है, तो कुछ तो शेयर होल्डर्स को भी देना है, कुछ प्रॉफिट रिजर्व करना है, तो 60-70,000 करोड़ अकुमुलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर उसको क्या करना, नई कंपनी सेटअप करना, उसको फिर है मार्केट में लेके आना, कंपटीशन करना, फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना। तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, नॉट इंक्रीज ईपीएस, नॉट इंक्रीज ईपीएस, यहां पे क्या होता है, ईपीएस इंक्रीज होता है, ओके, इंक्रीज ईपीएस, यहाँ पे ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक एक से भले दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज कमा ही रही है, जियो भी कमा रहा है, और अगर बन करके तीसरी कंपनी सेटअप हो गया तो वो भी अर्निंग कर रहा है। जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी आप देखोगे,
किसी ने सर्च किया था क्या? हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आप सर्च करके रखोगे। टाटा ग्रुप की कितनी कंपनी है? यस, किसी ने सर्च किया? ओके, चलो सर्च नहीं किया है तो वापस सर्च करके आओगे। हाँ, रिमाइंडर। ओके, नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब ठीक है 10, हाँ, आफ्टर 5 years 10 years ये है पैसे का वैल्यू क्या रहेगा, कितना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना रिकवर हो जाएगा। आज के डेट में वैल्यू क्या है? टाइम वैल्यू मनी। ओके, तो ये सारी चीजें आप इसमें देखोगे किसमें? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। आज हमने क्या कवर किया? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। ओके, और इसमें हमने देखा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। जैसा इसमें मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ओके, आर&डी हो गया और एचआर हो गया। ठीक है, एचआर हो गया। इसमें हमने अलग अलग देखा मार्केटिंग का, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी हाँ का, देन प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, आर&डी, एचआर। फिर बाद में हम इन डिटेल डिस्कस किया फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग includes the sources, capital, cost of capital, forecast, analysis of financial result and capital budgeting. All these are included in financial planning. Okay, then sound फाइनेंशियल प्लान का प्रिंसिपल हमने देखा, कॉस्ट है, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, देन ऑप्टिमम, रिस्क है, देन प्रॉफिटेबिलिटी, रिटेन्ड प्रॉफिट। आगे हम यहाँ पे अगेन डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे दो ही ऑब्जेक्टिव है, क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? इंक्रीज प्रॉफिट, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वेल्थ इंक्रीज करना है। और इसमें हमने और भी देखा कि जो क्या वेल्थ प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ऑब्जेक्टिव, और वेल्थ वाला क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए। प्रॉफिट में क्या होता है? ईपीएस इंक्रीज नहीं होता है, वेल्थ में ईपीएस इंक्रीज होता है। प्रॉफिट में क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता है, और यहाँ पे वेल्थ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। प्रोजेक्ट 5, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए ऐसे होते हैं, लॉन्ग टर्म। ओके, ये आज हमने इतना सारा चीजें कवर किया थ्योरेटिकल पार्ट में। फिर हम देखेंगे क्या है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फिर हमारा ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होगा, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, कैपिटल बजटिंग। ओके, अटेंडेंस दे दोगे आप लोग?